दोस्तों नमस्कार। सबसे मुश्किल वक्त में खड़ी है कांग्रेस और शायद सबसे बड़े इम्तिहान के सामने खड़ी है कांग्रेस और शायद कांग्रेस के नेता के तौर पर राहुल गांधी उनके सामने बड़ी कठिन तपस्या अभी और शुरू होनी है। शायद इसीलिए चुनौतियों के मद्देनजर वह एक मुनादी का इंतजार कर रहे हैं जो कांग्रेस के भीतर से निकले, इस एहसास के साथ निकले कि दरअसल उसके दायरे में यह पूरा देश आकर खड़ा हो जाए। यह एक अकल्पनीय परिस्थितियां हैं, लेकिन 50वें अधिवेशन के तमाम बैठकों के बाद राहुल गांधी का यह कहना कि दरअसल इस देश में मेरा कोई घर नहीं और मैं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी चला, तो मैंने शुरू में ही समझ लिया अब जिस दायरे में मैं चल रहा हूं वो दायरा ही मेरा घर है। यानी उस घर के भीतर तमाम लोग जो भी आए वो ये महसूस करें वो अपने घर में आए हैं और जब वो निकलें तो सोच कर निकलें कि दरअसल वो अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। शायद ये प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन इस एहसास को एक क्षण के लिए पूरा समझने से पहले याद कीजिए जब पहली बार साउथ अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी भारत पहुंचे और कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए, तो तमाम नेताओं के भाषण के बाद जब उनका भाषण आया तो उन्होंने सिर्फ 4 लाइनें यही कही कि दरअसल नेताओं के भाषण सुनकर लगा जैसे कल अखबारों में क्या छपेगा, इस दृष्टि से वो भाषण दे रहे हैं। उनके द्वारा बोले गए शब्दों का कोई सरोकार लोगों से नहीं है और भारत खेतों में बसता है, किसान इस देश की रीढ़ है। उनके साथ जिस दिन कांग्रेस जुड़ जाएगी उस दिन कांग्रेस खड़ी हो जाएगी और अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना होगा। उसकी नई परिस्थिति के बाद जरा फिर से कल्पना कीजिए, 125 बरस के बाद राहुल गांधी जब इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल मेरे पास कोई घर नहीं और कांग्रेस के अपने सरोकार अब संघर्ष के आसरे लोगों से जुड़ने के वक्त के साथ जुड़ने की स्थितियों पर आकर खड़े हो गए हैं और जिस लिहाज से निशाना पार्लियामेंट तक में साधने की स्थिति में वो नहीं है और देश के प्रधानमंत्री जवाब देने तक की स्थिति में नहीं है, तो मैसेज बहुत साफ है। लोगों को साथ जोड़िए और कांग्रेस जो बीते 10 बरस से सत्ता के बाहर है, सवाल सिर्फ सत्ता में आने का नहीं है, लोगों के साथ धड़कनों को मिलाने का है। लेकिन हमें लगता है कि आज जो 3 दिनों का महाधिवेशन खत्म हुआ, उस महाधिवेशन के भीतर से जो अनुगुंज निकले हैं वो महज इसलिए नहीं है जो पर्चों के आश्रय कांग्रेस ने बताए और जानकारी दी कि हम किस तरीके से यूथ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक पर्चा तैयार कर रहे हैं या सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट यानी युवाओं की शिक्षा और बेरोजगारी का सवाल है, सामाजिक न्याय और उनको ताकत देने का सवाल है, किसान और खेती को लेकर भी प्रोग्राम है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर भी एक खाका तैयार है, जो आर्थिक मुद्दे हैं उसको लेकर भी खाका तैयार है और राजनीतिक तौर पर किस दृष्टि से आगे बढ़ना है इसको लेकर भी इस अधिवेशन में खाका तैयार है। लेकिन यह वही शब्द हैं जो अखबारों में सुर्खियों के साथ आपको कल दिखाई देंगे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन 3 बातों का खुले तौर पर जिक्र किया वह कांग्रेस के संघर्ष की कहानी को दोबारा से खड़ा करने की चाहत है। लोगों के साथ जो जुड़ाव नहीं बन पा रहा है उसको दोबारा से जोड़ने की परिस्थितियां हैं और राहुल गांधी के भीतर का बड़ा परिवर्तन जो 2018 में 84वां महाधिवेशन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ था और अब 50वां अधिवेशन जब रायपुर में हुआ है, इन बरस के बीच भी बड़ा परिवर्तन आ गया है। क्योंकि 2018 को एक क्षण के लिए याद कीजिए, उस वक्त राहुल गांधी कह रहे थे कांग्रेस के भीतर युवा और अनुभवी दोनों को जोड़कर आगे बढ़ाना है। जो नेता है और जो कार्यकर्ता है उसके बीच एक दीवार खड़ी हो गई है, मेरा काम उस दीवार को भी गिराना है। और मोदी की सत्ता को लेकर उन्होंने उस वक्त कहा था एक तरफ कौरव है दूसरी तरफ पांडव है। अडानी या अंबानी को लेकर उस समय उन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म भर का जिक्र किया था। उस दौर के शब्दों को अगर याद कीजिएगा, 2018 के प्लेनरी सेशन में जब राहुल गांधी कह रहे थे तो वो शब्द
आज के दिए गए भाषण से बिल्कुल आपको अलग दिखाई और सुनाई देंगे। सावरकर का जिक्र उस वक्त भी था और यह कहते हुए था कि महात्मा गांधी ने देश के लिए जान दे दी और सावरकर माफी मांग रहे थे ब्रिटिश सरकार से। लेकिन आज के वक्त उन्होंने कहा अगर सावरकर की विचारधारा में दम होगा तो यह देश उनके साथ जुड़ जाएगा। मौजूदा वक्त में परिस्थितियां उस संघर्ष की दिशा में कांग्रेस को ले जा रही है। राहुल गांधी ने जिसे भारत यात्रा के दौरान देखा, भारत जोड़ो यात्रा के दायरे में जब वो जिस दायरे में चल रहे थे, यह कम बड़ी बात नहीं है यह कहना कि इस देश में मेरे पास कोई घर नहीं, सरकारी घर है। क्योंकि 1977 में ही पहली बार मुझे एहसास हो गया जब कांग्रेस चुनाव हारी तो मां सोनिया गांधी ने कहा बेटा अब यह घर छोड़ना होगा। मैंने कहा यह घर तो हमारा है। उन्होंने कहा नहीं, सरकारी घर है। तो सत्ता और सरकार और इस देश की संपत्ति अगर एक हाथ में सौंप दी जाए तो क्या लोगों के भीतर इसका कोई एहसास नहीं होगा। यह जिक्र अडानी को लेकर राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा हमने तो सिर्फ इतना ही जानना चाहा कि दरअसल रिश्ता क्या है, अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। और कहते कहते वो यहां तक आए कि दरअसल रिश्ता कुछ नहीं है, दोनों एक है। क्या कांग्रेस एक ऐसे संघर्ष के लिए 1 बरस के लिए तैयार है जहां 2024 को लेकर जिस कार्यक्रम को राहुल गांधी चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उसको खड़ा कर पाए, या कांग्रेस में उनकी टीम जो बनेगी उसके पास ये सोच और ये विजन है या नहीं है। यह सवाल इसलिए भी अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि राहुल गांधी का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो दरअसल अब लोगों की भावनाओं से जा जुड़ा है और भावनाएं इस देश की राजनीति को हाँक सकती है, बदल सकती है, तख्त को पलट सकती है, तख्त को बना सकती है। इसका एहसास उनको हो चला है कि दरअसल कांग्रेस का कैडर मेहनत मशक्कत तो करेगा लेकिन लोगों से जुड़ाव अगर नहीं होगा, कैडर का जुड़ाव लोगों से नहीं, कैडर से नेताओं का जुड़ाव नहीं, नेता का जुड़ाव कोटरी से नहीं, और कोटरी का मतलब अगर नेहरू गांधी परिवार मानकर चल रहे हैं तो फिर कांग्रेस का भला नहीं हो सकता है। राजनीति की यह परिभाषा बहुत हौले हौले कांग्रेस के भीतर गूंजने लगी है और अगर तमाम मुद्दों के आसरे समझने की कोशिश की जाए तो आज चंद पुराने पन्नों को पलटना होगा। हम इन पुराने पन्नों को पलटें उससे पहले 2 बात और समझ लीजिए कि दरअसल कांग्रेस के इस महाधिवेशन का मतलब क्या होता है। 92 में जब इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव तो तिरुपति में हुआ था, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद 97 में जब गठबंधन की सरकार थी, देवगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री थे, सीताराम केसरी यानी कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी, तब कलकत्ता में सेशन हुआ था और सीताराम केसरी अगुवाई कर रहे थे। 2001 में जो 81वां अधिवेशन हुआ तब सोनिया गांधी की एंट्री हुई। 98 में स्पेशल सेशन के साथ सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद चाहे वो 2001 हो, 2006 हो, 2010 हो, 2018 हो, चारों सेशन का अगुवाई सोनिया गांधी कर रही थी। लेकिन इस बार सोनिया गांधी अगुवाई नहीं कर रही थी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से इतर मल्लिकार्जुन खड़गे थे। लेकिन नेता के तौर पर राहुल गांधी अब कांग्रेस को मिल चुका है और उनके बोलते वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस और उनकी बात खत्म होते ही उस पूरे के पूरे हलचल मच जाना, उस तैनात के नीचे जो लोगों की मौजूदगी थी, यह इस बात का संदेश है कि जब नेता बोल रहा हो और नेता का भाषण खत्म हो उसके बाद कांग्रेसियों के भीतर जो हलचल थी यह बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन सवाल यह है कि दरअसल कांग्रेस की अपनी सत्ता के दौर में सोनिया गांधी जिस रास्ते निकली थी उस रास्ते और 2018 के बाद से अभी तक कांग्रेस बहुत बार डिरेल्ड हुई, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। क्योंकि ठीक पिछले सेशन में जो बोलने वाले लोग थे उसमें नवजोत सिंह सिद्धू की गूंज थी, आज वो जेल में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गूंज थी, आज वो बीजेपी में है। गुलाम नबी आजाद की गूंज थी, आज वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। 2 युवा नेता शेरगिल जो बीजेपी में चले गए उस समय बिल्कुल युवा थे, और ललितेश त्रिपाठी का जिक्र इसलिए क्योंकि वह कमलापति त्रिपाठी के पोते हैं और वह भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। वह कमलापति त्रिपाठी जो इंदिरा गांधी के बहुत नजदीक थे। लेकिन अतीत को याद रखिए,
मौजूदा स्थिति के साथ खड़े हो जाइए और भविष्य की रचना कीजिए। तो इस एस्पेक्ट में कांग्रेस जब खड़ी हो रही है तो दर्द और भावनाओं को समेटे हुए राहुल गांधी एक कार्यक्रम चाहते हैं और कार्यक्रम कांग्रेस 1 साल के लिए बनाने को तैयार है। महज हाथ जोड़ो नहीं, बल्कि गांवों तक पहुंच के उन मुद्दों को कैसे जगाया जाए जिन मुद्दों का जिक्र खुले तौर पर अडानी से जुड़ता है, जिन मुद्दों का खुले तौर पर इस देश की विदेश नीति में भी पैसे कमाने से जुड़ता है और जिन मुद्दों के इर्द गिर्द जो ताना बाना है वो नफरत और घृणा समाज के भीतर फैलाने से जुड़ता है। तो क्या ऐसा कोई प्रोग्राम कांग्रेस बना पाएगी, बना रही है या बना के तैयार है? सिर्फ मुनादी का इंतजार है कि कब किस रूप में मुनादी हो जाए? हमें लगता है इस पर आए और किस रूप में इस पूरे प्रोग्राम को लेकर आने वाले वक्त में जो आपको दिखाई देने वाला है उसके साथ 2-3 बातें और साफ हो। 2024 तक कांग्रेस खुद को खड़ा करना चाहती है, यानी विपक्ष की वह पूरी राजनीति जो बार बार सोच रही है कि दरअसल हम साथ खड़े हो जाएं। सीधा ऐलान कांग्रेस की तरफ से इस सेशन में यह नजर आया कि जो थर्ड फ्रंट होता है, जो तीसरा मोर्चा बनता है, वो लाभ बीजेपी को पहुंचाता है, यानी तीसरा मोर्चा कांग्रेस को कमजोर करता है। यह पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है जो अलग अलग छत्रप अपने तौर पर सोच रहे हैं कि सभी एकजुट होकर 2024 में सामना करें, तो कांग्रेस इससे पहले अपने उस कैडर को खड़ा करना चाहती है समूचे देश के भीतर, जहां पर उस कैडर का संघर्ष खून पसीने के जरिए कांग्रेस को खड़ा कर पाने की स्थिति में आ जाए और इस देश के भीतर में जो राजनीति दिखाई देती है, जो बिखरी हुई है, जो एक लिहाज से राजनीतिक चुनावी लाभ के लिए कभी इधर कभी उधर जाती है, वह एक लिहाज से पूरे विपक्ष में कांग्रेस के पीछे आकर खुद ब खुद खड़ी हो जाए, बोलने की जरूरत ना पड़े। यह दूसरा मैसेज है। तीसरा मैसेज है कि प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को लेकर 2018 के प्लेनरी सेशन में तो जिक्र सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म का था, सत्ता पाने के लिए था और आरएसएस को कौरव कहने भर का था। इस दौर में एक नई परिस्थिति आई है जहां पर दुनिया भर में विदेश नीति और देश के भीतर आर्थिक नीति, इनके सरोकार आम लोगों से नहीं है, इस देश की जनता के साथ नहीं है। और इस पर सीधा हमला राहुल गांधी जब कर रहे थे तो उन्होंने 2-3 संदेश और शार्प तरीके से दिए। यानी मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट के भीतर जो पूछा गया, जो कहा गया अडानीज को लेकर, उन शब्दों को दबा क्यों दिया गया, स्पंज क्यों कर दिया गया, या फिर उसको उस किताब से अलग क्यों कर दिया गया कि यह दर्ज नहीं होगा? तो क्या आने वाले वक्त में भविष्य में जो पढ़ेंगे और जानेंगे कि दरअसल मोदी सत्ता इस रूप में काम कर रही थी, वो नहीं जान पाए। और दूसरा संदेश शायद उस मीडिया को लेकर है जो मीडिया लगातार उन बातों पर खामोशी बरतता है जो लोगों के दर्द के साथ जुड़ी हुई है। वो सत्ता का हिमायती है और सत्ता जिस भाषा में कहती है उसी भाषा को पेश करने की स्थिति में मीडिया अगर आ जाता है तो इसका मतलब है खुद अपने तौर पर लोगों से जुड़ने का प्रयास भी करना है, संघर्ष भी करना है और अपने दायरे को उनके घर में तब्दील कर देना है। इस रूप में इससे पहले कांग्रेस को देखने की स्थिति में कोई नहीं था। हालांकि एक लंबे प्रोग्राम की फहरिस्त है, हमें लगता है उसका जिक्र होना चाहिए, जो इससे पहले सोनिया गांधी के कार्यकाल में हुआ, जो इस अधिवेशन में भी जिक्र निकल कर आया कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तब रोजगार गारंटी योजना, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, उसी दौर में पहली महिला राष्ट्रपति का बनना, उसी दौर में लोकसभा अध्यक्ष एक दलित मीरा कुमार का बनना, ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और मोदी सत्ता ने भी कुछ इसी अनुकूल एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। इससे पहले किन्हें राष्ट्रपति बनाया, कोविंद साहब को बनाया, अब मुर्मू हैं। तो ये सारे सवाल है कि ये प्रतीक है, लेकिन राजनीति इस देश के लोगों के साथ जुड़ जाए और लोग उस राजनीति को अपना हिस्सा मानने लगे। कांग्रेस के भीतर यह सवाल अगर राहुल गांधी ने खड़ा किया है तो अभी तक जो नजर आ रहा था कि जो कैडर है वो कांग्रेस के पास है,
जो विचारधारा है, जो आजादी के संघर्ष के बाद से जुड़ी हुई पूरी विचारधारा कांग्रेस की चली आ रही है, उस विचारधारा को सहेजने की स्थिति में वह अब भी खड़ी है। सवाल सिर्फ कांग्रेसी होकर अपनी जिंदगी को लोगों के साथ जोड़ने का है, जहां पर आप बहुत चीजों को छोड़ते हैं और बहुत सारी नई चीजों को अपने साथ जोड़ते हैं। यानी अहंकार जो कांग्रेसियों के भीतर था, उसको तिलांजलि देना होगा। इस अहंकार का जिक्र खुद से राहुल गांधी ने जोड़कर अपनी उस भारत जोड़ो यात्रा के दौर में भी कहा, जहां उनको लगता था उनके भीतर एक अहंकार है, वो इतने किलोमीटर तो चल लेंगे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया, पांव थकने लगे, तब उन्हें समझ में आया कि दरअसल ये अहंकार की बात नहीं, अब लोगों से अपने दिल दिमाग को जोड़िए, वह खुद ब खुद आपको तैयार कर देंगे आगे चलने के लिए। तो भारत की राजनीति का यह ट्रांसफॉर्मेशन क्या अगले 1 बरस में कांग्रेस किसी नई लकीर के आसरे चल पाएगी? ये पहला सवाल है। क्योंकि जिस मुनादी का इंतजार है, उस मुनादी का मतलब शायद कांग्रेस के उस संघर्ष का है, जो संघर्ष अभी तक भारत जोड़ो यात्रा के अलावे कहीं देखने को मिला नहीं है। और जिस तिरंगे का जिक्र बार बार देश की भावना के साथ होता है, उसको आप थोपे नहीं, वह खुद हर व्यक्ति में जुड़ा हुआ है, वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो। यानी राष्ट्रवाद की जो परिभाषा सरकार ने ये कहकर गढ़ी, और अडानी कांड के वक्त अडानी ने उस परिभाषा को यह कहकर आत्मसात कर लिया कि कोई बाहर से हम पे हमला करता है तो वह देशद्रोही है, क्योंकि हम देशभक्त हैं। यह परिभाषा भी बदलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन समझ इस बात की होनी चाहिए कि अगर अडानीज को यह महसूस होने लगा यह देश उन्हीं का है, पूरी संपत्ति इस देश की उन्हीं की है, और सरकार को भी यह लगने लगा कि सारी चीजें उनके अनुकूल है, तो फिर कांग्रेस को तो यह बताना और समझना और संघर्ष तो करना होगा। जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो तमाम परिस्थिति है, उसमें जो मैसेज ओवरऑल निकल कर आया कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो बीजेपी का सामना कर सकती है, और इस देश की तमाम एजेंसियों को अगर कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया गया या विपक्ष के खिलाफ खड़ा किया गया, और छाती ठोक कर प्रधानमंत्री जब संसद के भीतर कहते हैं ईडी ने आपको एकजुट कर दिया, तो मतलब क्या है कि ईडी कोई स्वायत्त संस्था नहीं है। ईडी क्या किसी पार्टी के कैडर के तौर पर काम कर रही है और सत्ता के लिए वो काम कर रही है? इन परिस्थिति में इस नब्ज को पकड़ने की कोशिश अगर राहुल गांधी ये कहकर कहते हैं कि दरअसल अब कांग्रेस को इस दिशा में जाना ही होगा जहां एक नया ऐलान संघर्ष का होगा, तो हमें लगता है चंद बातों पर फिर गौर कीजिए। गौर इस बात को लेकर करना है कि एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की कांग्रेस के भीतर, और अगर कैडर और नेता के बीच की दूरियां मिट रही हैं, कैडर लोगों से जुड़ रहा है, नेता भी लोगों से जुड़ रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी की जब 2017 में ताजपोशी होने वाली थी, उस समय सोनिया गांधी से एक सवाल पत्रकार ने पार्लियामेंट के भीतर किया था, और उन्होंने कहा था अब आपकी भूमिका क्या होगी। उस वक्त सोनिया गांधी ने 2017 में कहा था मैं रिटायर हो रही हूं, और संयोग देखिए दोबारा परिस्थिति लौटकर 5 साल के बाद नए तरीके से खड़ी हो गई, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने रिटायरमेंट का जिक्र सोनिया गांधी ने कुछ इस तरीके से किया। अब वो समझ गई कि दरअसल काम अगली पीढ़ी को चलाना है, संभालना है, और युवा कांग्रेस के नारे को बुलंद भी करना है। हालांकि ये अलग मसला है कि CWC की सदस्य के तौर पर वो रहेंगी, क्योंकि संविधान में संशोधन कर पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस के होंगे वह CWC के मेंबरान बने रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके ये सिंबॉलिक इस मायने में है कि उस वक्त राहुल गांधी अध्यक्ष बन रहे थे, इस वक्त वो अध्यक्ष नहीं है, संघर्ष है। यानी संघर्ष अगर कांग्रेस के भीतर शुरू हो जाए तो सोनिया गांधी रिटायर हो रही है, और सोनिया गांधी के रिटायरमेंट का संघर्ष ही कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी है, जो उनके अपने बेटे ने करके दिखाई है, तो इससे बड़ी सफलता कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन असल मुद्दे पर उसके बाद लौटिए, हर की दृष्टि इस बात को लेकर है 2024 को लेकर खाका क्या है। उस खाके के भीतर क्या राहुल गांधी अकेले हैं? और राहुल गांधी जब कहते हैं तो कांग्रेस एकजुट एक साथ
दिखाई देती है, लेकिन कोई दूसरा नेता कांग्रेस के भीतर खड़ा होता है तो उसका विरोध करने वालों की एक लंबी कतार है, और उस कतार में तो कांग्रेस शासित राज्य भी मौजूद हैं। गहलोत हैं तो सामने सचिन पायलट है, उधर सिद्धारमैया है तो सामने डी शिव कुमार है, छत्तीसगढ़ के भीतर भूपेश बघेल है तो सिंहदेव सामने खड़े हैं। और यही स्थिति कमोवेश पंजाब में भी निकल कर आई, जहां पर एक तरफ सिद्धू खड़े थे, दूसरी तरफ दिल्ली ने दूसरे नेता को भेज दिया। इस टकराव की राजनीति में तो सत्ता को लेकर संघर्ष, तो उससे आगे की परिस्थिति अगर राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे पास तो एक घर भी नहीं है, तो क्या कांग्रेसी खुद को उस जमात में या उस दायरे में खड़े करने की स्थिति में आ पाएंगे जहां संघर्ष ही उनके लिए कांग्रेस होगी? और कांग्रेस क्या खुद को उस संघर्ष में ढाल पाएगी? क्योंकि मुद्दों की एक पूरी फहरिस्त जो इस महाधिवेशन के भीतर गूंजती रही, ऐसे मुद्दे इस देश के सामने कभी नहीं थे। 2018 में भी नहीं थे। 2018 में सिंबॉलिक तरीके से महंगाई का जिक्र होता था, बेरोजगारी का जिक्र होता था, क्रोनी कैपिटलिज्म का जिक्र होता था, चीन का जिक्र होता था, लेकिन इस वक्त तो सारी चीजें पारदर्शी हैं, दिखाई दे रही हैं कि सत्ता किस तरीके से सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन में खुद को तब्दील कर चुकी है। तो क्या चुनाव जीतने की मशीन में जो पूंजी चाहिए, जो बल चाहिए, जो एजेंसीज चाहिए, जो सरकार के सरकारी दफ्तरों का योगदान चाहिए, क्या उससे हटकर भी चुनाव की कोई मैकेनिक्स हो सकते हैं? राहुल गांधी इसी को खोज रहे हैं और इसी के लिए कांग्रेस को संघर्ष करने की दिशा में वो ले जाना चाहते हैं। यानी जनता और कांग्रेस के बीच की दूरियां कैसे मिटे और जनता खुद को कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़ ले और कांग्रेस खुद को जनता के मुश्किलों के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे, क्या कोई ऐसी प्लानिंग कांग्रेस के भीतर है? अब यह सवाल आखिर में इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट फोर्स ही के साथ गठबंधन होगा, थर्ड फ्रंट बीजेपी को लाभ देगा, तो इसका मैसेज बहुत साफ है कि एक लंबी फहरिस्त को समझिए तो ममता बनर्जी और शरद पवार की भूमिका क्या है। केजरीवाल कभी ममता के साथ, कभी चंद्रशेखर राव के साथ, कभी शिवसेना के साथ क्यों घूम रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा और डीएमके कांग्रेस के साथ सत्ता बनाने के लिए खड़े हैं, तो क्या आने वाले वक्त में वैचारिक तौर पर भी खड़े रहेंगे? कांग्रेस अगर खुद को अकेली पार्टी बीजेपी का सामना करने के लिए बनाती है तो वोटर के लिहाज से तो कांग्रेस के पास बड़ी ताकत बीजेपी के बाद है। संख्या के लिहाज से भी कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन वो संख्या पार्लियामेंट के भीतर इतनी बड़ी ताकत भी नहीं है कि एक विपक्ष का नेता कांग्रेस अपने आप को बना सके, खड़ा कर सके, क्योंकि उसकी संख्या 15% भी नहीं है। तो क्या 2024 एक सपना है? 2024 संघर्ष का रास्ता है? 2024 कांग्रेस के बदलाव के दौर का हिस्सा है? 2024 राहुल गांधी की अगुवाई में एक नए कांग्रेस को देखने की सोच भर है? या 2024 भारत के भीतर लोगों के साथ नए जुड़ाव के साथ कांग्रेस को नई स्थिति में खड़ा करने की सोच है, जहां पे आपको समझना होगा कि एक पीढ़ी को निकलना होगा और वह पीढ़ी जिसने सिर्फ सत्ता ही देखी है और उसके सरोकार और उसके जिंदगी जीने का तरीका लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उन नेताओं के चेहरों के आसरे कांग्रेस पार्टी कैसे जीतेगी? क्या यह सवाल अब बड़ा हो चला है? यानी वह कोटरी खत्म हो, वह नेताओं के कद खत्म हो, इर्द गिर्द दिल्ली के भीतर जो जमघट है, जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं, वही है क्या? और कांग्रेस के मंच पे जो लोग मौजूद थे, उन मंचों में क्या कुछ चेहरों को आप पहचानते हैं कि उनकी मौजूदगी क्यों होनी चाहिए? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि आज अखबारों में एक पोस्टर छपा। उस पोस्टर में जिन चेहरों को जगह दी गई, उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का चेहरा नहीं था। और यह सवाल कईयों ने उठाया कि महात्मा गांधी हैं, नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, बाबा साहब अंबेडकर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सरोजिनी नायडू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, पीवी नरसिम्हा राव की भी एंट्री हो गई, वह भी है, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद गलती से या जानबूझ के? ये पहला सवाल। दूसरी तरफ नेताओं की फहरिस्त में मनमोहन सिंह है, सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, राहुल गांधी है। ये परिस्थिति मौजूदा सोनिया गांधी रिटायरमेंट की दिशा में है, मनमोहन सिंह उस परिस्थिति में नहीं राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी 80 पार उम्र को जी रहे हैं। यानी राहुल गांधी एकमात्र नेता के तौर पर मौजूदगी है।
कैडर सामने खड़ा है, विचारधारा आपके पास है। क्या ये रास्ता 2024 को भेद पाएगा, खास तौर से तब जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा मोदी सत्ता को लेकर देश और दुनिया के भीतर इतने सवाल हैं कि अब सवालों को खोजने की जरूरत नहीं है कि आंदोलन किस दिशा में शुरू हो और लोगों को किस मुद्दे को समझाएं। सवाल सिर्फ इतना है, भारत होगा कैसे, आने वाले वक्त में भारत कैसा होना चाहिए, यह विजन क्लियर हो और लोगों से जुड़ाव हो जाए, जहां पर समीकरण राजनीतिक तौर पर बनते बिगड़ते जातियों और धर्म के आश्रय होते हों, लेकिन इस ध्रुवीकरण का पाठ भी जनता समझ जाए और यह भी समझ ले कि आने वाले वक्त में उन्हीं की पीढ़ियां, जो नई पीढ़ी खड़ी होगी, उसके लिए हिंदुस्तान होगा कैसा। सिर्फ चंद लाइनों में समझाना है, संघर्ष 1 बरस का है, तैयारी उसी की है, मुनादी उसी दिशा में होना है। कांग्रेस इस दिशा में बढ़ना चाहती है, बढ़ चुकी है, सिर्फ ऐलान का इंतजार है या उलझी हुई है, यह इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।